हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच। हम लोग एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे हैं सब लोग? ए वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई सब लोग, कैसे हैं? फटाफट बताओ कैसे रही सब लोगों की छुट्टियां, कैसी बीती आप लोगों की? फेस्टिवल टाइम कैसा बीता आप लोगों का? जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया हो, जोरदार एकदम। पहले तो ये बताओ। यस। हम्म। हाँ जी, गुड इवनिंग। कौन सी छुट्टी, क्यों बे? क्या हो गया? छुट्टी को क्या हो गया? इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो भाई तुम लोग? हाँ, अरे इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? कह रहे हो कौन सी छुट्टी? बताओ, 5 दिन की तुम्हें छुट्टी दी और फिर भी कह रहे हो कौन सी छुट्टी? देख रहे हो तुम? वाह बेटा वाह। हैं? बहुत गलत बात है। क्लासेस थी, कितनी क्लास थी चलो बताओ। कितनी क्लास थी? कितनी रिकॉर्डिंग मिली तुम्हें, ये बताओ पहले तो। हैं? स्कैम था? कह रहे हैं सर स्कैम था। कितनी रिकॉर्डेड क्लासेस थी? 7, 5, 6? कोई कह रहा अच्छा सबकी अलग अलग थी। 9, 10, 8? हाँ ये देखो था, मतलब सब गोली दे रहे हो तुम लोग। सीधी सी बात ही है कि तुम गोली दे रहे हो, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड होता तो एक फिक्स नंबर होता ना। है 7, 8, 9, 10। लेकिन ठीक है चलो, मैक्सिमम लोग 8, 7 और 8 का नंबर ज्यादा है तो मैं मान लेता हूँ 7, 8 आपकी एक्स्ट्रा रही होंगी। ठीक है, बढ़िया है ना। अभी 2 दिन की फिर आ रही है छुट्टियां। संडे से, संडे संडे तो वैसे छुट्टी है, और मंडे और ट्यूसडे आपकी शायद वापस छुट्टी है ना। वापस आपकी क्लासेस नहीं होंगी मंडे ट्यूसडे। तो ये जो मंडे ट्यूसडे वाला टाइम रहेगा ना, इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक आधा लेक्चर मिलेगा, है ना। इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक आधा लेक्चर होगा जो आपको मिलेगा, मैं दूंगा ये दूसरा। यस, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक्चुअली अगर आप लोग अपना सेशन देखोगे ना, वो जो लेक्चर प्लानर है वो देखोगे ना, तो उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सिर्फ 2 ही लेक्चर दे रखे हैं, है ना। और मुझे लगता है कि 2 लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो करवाने को करवाया जा सकता है ना, करवाने को करवाया जा सकता है, लेकिन मजा नहीं आएगा उस तरीके से। यस, क्योंकि फिर आराम आराम से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे चीज़ों को, थोड़ा फास्ट तेजी से भगाना पड़ेगा। और फिर मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 11 में करवा दी गई हैं तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है ना। और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है मैं एक आधा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दे दूँ, है ना। ज़्यादा नहीं होगा, है ना, ज़्यादा नहीं होगा। मैंने इन छुट्टियों में भी कोई आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिया, 5 दिन में भी। और ये जो 3 दिन होगा उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कोई एक आधा सेशन होगा जो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, है ना। ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगा, अरे भाई 1.5-2 घंटे के लगभग, बस इतना ही। कोई लंबा चौड़ा सेशन नहीं होता अपना। और वैसे आप कहो कि नहीं छुट्टी नहीं देनी है, नहीं देनी है मतलब रिकॉर्डेड सेशन, तो कोई बात नहीं, हम लोग स्पीड से खटाखट 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 निपटाते हुए चलेंगे। लेकिन फिर तुम ये नहीं बोल पाओगे कि सर 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 ऐसे मत करो सर, है नहीं। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट। ठीक है जी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हालांकि कहने को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट छोटा पोर्शन है ना, छोटा है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। लेकिन ये थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं क्यों बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले सेशन से भागते हैं, मतलब है ना, ऐसे थोड़ा उनको डर सा लगता है कि यार ये डी एंड एफ ब्लॉक मतलब ना ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है ना। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के जैसे ही फीलिंग है इस चैप्टर की, जो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था ना, लगभग वैसा सही। और आप लोग जब देख पा रहे हो ना, तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि यार ये सारी चीजें तो हमने उधर पढ़ी हुई थी, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ये आपको लग रहा होगा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट पे भी ऐसे नाम सुने हुए सुनने लग रहे थे, है ना। लेकिन
पता नहीं क्यों ये जो चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन इससे जरूर आता है, भले ये छोटा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन मेंस और एडवांस में भी ठीक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, बढ़िया वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके बोर्ड के सिलेबस का पार्ट भी है, यस, सीबीएसई सिलेबस का पार्ट भी है, तो ये अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से देखेंगे, धीरे धीरे बहुत आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे, है ना। और मैं आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में भी कहा था और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ के आनी है, जो एटॉमिक रेडियस है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो वाले ऑर्डर्स जो उस तरफ हम लोग पढ़ते थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वाला पोर्शन पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो उस तरीके से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, यस यस यस, आ जाइए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारे लोग एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट, है ना। सारे लोगों से थम्स अप चाहता हूं, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आसान चैप्टर है, इजी है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में भी ये वाला सेशन पूछा जाता है, चैप्टर पूछा जाता है। यस, डन है, रिवाइज कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर मैं आपसे पोजीशन की बात करूं कि डी ब्लॉक, अच्छा एक तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं कहता हूं कि कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का है, यस, अरे भाई इतना मोटा मोटा कैसे चल रहा है भैया, थोड़ा छोटे हो जाओ मुन्ना, थोड़े छोटे हो जाओ, हाँ अब ठीक है। जब मैं आपसे कहता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, जब मैं आपसे कहता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आता है सर? इससे ये समझ में आता है कि जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां जाता है सर? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। सर वो कहां जाता है? डी सबशेल में जाता है सर, अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, है ना। आसान है मेरे हिसाब से। और अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई भी एलिमेंट एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो जनरली हम लोग डेफिनेशन ये लिखते हैं कि भैया जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा सर, जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है सर वो कहां एंटर करता है? एफ सबशेल में एंटर करता है ना, जनरली हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। बोलिए, ये तो बहुत सिंपल चीज है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं सर? वो मेटल्स होते हैं, है ना। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं, है ना, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, है ना, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा है कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो कहां से कहां तक होता है? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, है ना, ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि इसके आगे डी ब्लॉक एलिमेंट के इस साइड कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यस। और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना। तो इस तरफ 2 ब्लॉक होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, है ना, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक के होते हैं। और इस तरफ 6 ग्रुप होते हैं, 13 से 18 तक, वो किसके होते हैं? पी ब्लॉक के होते हैं। और हमने एस ब्लॉक कक्षा 11 में पढ़ लिया था, और पी ब्लॉक जो है वो इस साल अभी हम लोग चैप्टर खत्म करके आए। हमें ये बीच वाला पोर्शन पढ़ना है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 12, यस। अच्छा, अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो आपने ये भी देखा है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे, है ना, यहां पर 2 अलग से सीरीज बनी गई है ना, 2 अलग से सीरीज दिखती हैं आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे। और हर एक जो सीरीज होती है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, है ना। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं सर। और इन 14 एलिमेंट्स में भी अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ऊपर वाले 14 एलिमेंट्स की सीरीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, है ना। ये मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है ना। और ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्टिनोइड्स बोला जाता है, यस। इनको क्या बोला जाता है? एक्टिनोइड्स बोला जाता है। लेंथेनॉइड्स का एक और नाम भी है, लेंथेनॉइड्स को हम लोग 4f सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, यस। 4f सीरीज एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में, है ना। और एक्टिनोइड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनको 5f सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 से लेके 14 तक, है ना, 14 एलिमेंट्स होते हैं हर एक सीरीज में। मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है। और ये Z इज इक्वल टू 58 से लेके Z इज इक्वल टू 71 तक होते हैं एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें। और ये Z इज इक्वल टू 90 से लेके Z इज इक्वल टू 103 तक होते हैं, है ना। ये यहां पर 103 लिखा हुआ है, यस। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अरे भैया, हाँ जी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इनको
Z इज इक्वल टू 90 से लेके Z इज इक्वल टू 103 तक, है ना। हाँ, यहां 5F लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, है ना। अच्छा, अब लगे आप तुम एक चीज और बताओ मुझे, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही बात करूं, है ना, ये तो मेरे हिसाब से सबको पता है ना, टेस्ट में डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा, बेटा टेस्ट में उतना ही आएगा जितना तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तुम टेंशन मत लो टेस्ट की, है ना। तुम ऐसे एकदम से घबराओ मत कि टेस्ट में ये आ रहा वो आ रहा, कुछ वो पोर्शन नहीं आएगा जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है ना, सब वही आएगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो इतने घबराना मत तुम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और बताओ, ये जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एलिमेंट्स की 4 सीरीज होती हैं। देखा है क्या आप लोगों ने, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी 4 सीरीज होती है। एक को आप लोग नाम देते हो 3D सीरीज, यस, एक को बोलते हो 4D सीरीज, है ना, एक हो गई आपकी 5D सीरीज और एक हो गया आपका 6D सीरीज, है ना। ये जो 3D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं, लिखना है भाई और क्या करना था, हाँ कह रहा सर लिखना था क्या, लिखना ही था, मतलब देखना थोड़ी था। 3D सीरीज अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर करता है, 3D सीरीज, 3D सबशेल में एंटर करता है। 4D सीरीज का मतलब वही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है, 5D में जा रहा है और 6D में जा रहा है। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है इसको, आप लोगों को पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सर उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, तो इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी नाम लिखा होता है ना। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है फर्स्ट सीरीज या फिर कहीं पर ऐसा लिखा है 3D सीरीज तो आपको घबराना नहीं है ना। और ये जो हमारी 4D सीरीज है सर मैं इसको क्या नाम दूंगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलूंगा, मैं 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलूंगा और मैं इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलूंगा, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कोई पंगा नहीं है किसी को भी, डन है यहां तक, अरे बोलो तो सही। लेकिन आपको जानकर ये बहुत बड़ी खुशी होगी, है ना, बहुत बड़ी खुशी होगी कि ये जो 6D सीरीज है इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है वो है 3D सीरीज, है ना, इसी पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग इंडिविजुअली सिर्फ 3D सीरीज को पढ़ेंगे, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आएगी तब हम लोग 3D 4D और 5D सीरीज में कंपैरिजन करेंगे। हम लोग कभी भी 6D सीरीज के आसपास भी नहीं भटकेंगे, है ना। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर है, डन है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर हो गया है तो डन लिखो, फिर हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, करिए। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। हो गया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तुम मुझे एक बात और बताओ, क्या आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या, है जी। आप लोगों को क्या इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से, और अगर आता है तो फटाफट लिख के बता दो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मुन्ना बोलो बे। अरे ये सारा सब कुछ कक्षा 11 की चीजें हैं यार, ये सब कुछ आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, आप सब लोगों ने 10th क्लास पास किया होगा शायद। देखो सही, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर n-1d 1 to 10, यस, एंड ns 1 से 2, लेकिन साथ में यहां आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट पैलेडियम, एक्सेप्ट पीडी। सर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल तो हो गया ns, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है, n-1d में फिल होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए 4s पहले फिल होगा और फिर उसके बाद 3d आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है, 3d। n की वैल्यू तो 4 होगी, हाईएस्ट क्वांटम नंबर तो 4 हो गया 4s, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, 3d, मतलब n-1d में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, d में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ns में इलेक्ट्रॉन 1 से 2, लेकिन सर अगर आप लोग इसमें सिर्फ ns 1 से 2 लिखते हो ना, तो ये जो पैलेडियम है वो इसमें कंसिडर नहीं होता, है ना, पैलेडियम इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जो पैलेडियम होता है ना बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0, है ना, इसके s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो या तो आप ऐसे लिखो कि n-1d10 1 to 10 ns 1 से 2 एक्सेप्ट पैलेडियम, और या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे भी लिख सकते हो n-1d 1 to 10 ns 0 से 2। अगर आप 0 से 2 लिखते हो तो आपको अलग से पैलेडियम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। यस दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर आप ये लिखते हो ना तो ये अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है, इसमें पैलेडियम अपने आप ही आ गया, क्योंकि सर इसके s में 0 है तो वो इसमें आ चुका है सर। लेकिन अगर आप लोग ये लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें हमें ये भी अलग से लिखना
जरूरी है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पैलेडियम इंक्लूड नहीं हो रहा है। यस, क्या बात सही है यार? बोलना पड़ेगा यार, आना, ऐसा काम नहीं चलेगा मुन्ना। क्या यहां तक ठीक है ना? ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा ना, पैलेडियम जो होता है ना वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है इसका, है ना? ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? और इसके थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान भी रखना है। डन है? एनसीईआरटी, कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है? एनसीईआरटी में दोनों ही लिखे हुए हैं। 11th क्लास वाली में ये लिखा है, 12th क्लास वाली में ये लिखा है, तो दोनों ही लिखा हुआ है ना? दोनों ही चीजें लिखी हुई है, तो अब हमें दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद कई बार बच्चे ये भी बोलता है कि सर एक बात बताओ, थोड़ा सा कौन सी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी बता दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है क्या 3D 4D 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जी? क्या आपको पता है क्या? बोलो बोलो बोलो। 3D 4D 5D सीरीज, सारी जो 3 सीरीज है हमारी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पता है क्या सब लोगों को? हैं जी? क्योंकि वो एलिमेंट्स याद होने बहुत जरूरी है बेटा। वो अगर एलिमेंट्स नहीं याद होंगे ना, और कम से कम उनके सिंबल तो याद होने जरूरी है ना? उनके सिंबल तो याद होने जरूरी है। क्या बात कर रहे हो यार, नहीं पता? बताओ। लेकिन यार ये तो मैंने क्लास 11th में तो पढ़ाए थे ये सारे सब कुछ। ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? एक मिनट रुकना बेटा। नहीं पता? ठीक है, चलो एक बार के लिए ना आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना? मैं लिख देता हूं 3D 4D और 5D 6D सीरीज की मैं बात नहीं करूंगा, 3 सीरीज की बात करूंगा। देखिए यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना? ये हो गए हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स। सर ये कहां कहां से स्टार्ट होता है? सर ये स्टार्ट होता है Z इज इक्वल टू 21 से, और ये कहां तक खत्म होता है? Z इज इक्वल टू 30 तक। Z इज इक्वल टू 30 तक, है ना? और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था, याद है? याद रखने का तरीका क्या था कि साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फेको नी, क्यों जान जलाती हो। जलाती हो जो है वो इसका पार्ट नहीं है ना? वो जलाती हो सिर्फ हमने अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला है ना? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन 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 फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और दूसरा, इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, है ना? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना? तो मतलब इसको आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखें जब ये चीज याद कर रहे हो तो अपने आसपास का माहौल एक बार के लिए जरूर देख लें, है ना? कि आप किस माहौल में बैठे हो, जूते पड़ सकते हैं, है ना? अगर गलत जगह पे बैठ के तुम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट्स को याद कर रहे होंगे तो, है ना? तो ये थोड़ी सी चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यस, हाँ। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सर 4D सीरीज के एलिमेंट्स, है ना? सर यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सर यहां पर देखिए एलिमेंट्स आते हैं, स्टार्ट होता है एट्रियम से, यारी जरा निभा, ओहो हो भाई साहब, कहां तक? कहता है मौत तक। अच्छा, कहता है कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। देख रहे हो, यारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि यारी जरा निभा मौत तक, और रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, काम ही खत्म साला, है ना? हाँ, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये जो हमारा 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये कहां से स्टार्ट होगा? देखो इसको याद कैसे कैसे ध्यान में रख सकते हैं। सोचो, इसका 30 आया, 30 के बाद 6 एलिमेंट आएंगे, वो किसके आएंगे? डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के आएंगे, 30 और 6 36। फिर उसके बाद यहां पर जो 2 एलिमेंट आएंगे किसके आएंगे? एस ब्लॉक के आएंगे 38। तो ये कितना आएगा? 39 आएगा सर, है ना? Z इज इक्वल टू 39 से लेके Z इज इक्वल टू 48 तक, है ना? ये हो गया हमारा 5D सीरीज 4D सीरीज के एलिमेंट्स। यस, डन है, वेरी गुड। अब इसके बाद और बताओ, फिर उसके बाद और बताओ 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होंगे? हाँ जी,
हाँ जी जल्दी बताओ। अरे यार, अरे वो आप 18 ऐड कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। आप कैसे याद रखना चाहते हो कि इसके अंदर 21 में मैं 18 ऐड करूंगा, इट्स योर चॉइस, है ना। आप 18 ऐड करना चाहते हो, या बहुत सारे तरीके हैं ना एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखने के। देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, इट्स योर चॉइस कि आप इस तरीके से एलिमेंट्स को याद रखना चाहते हो। मैं हमेशा ये चाहता हूं जब भी आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करो तो हमेशा आप एलिमेंट्स को सीरीज वाइज याद रखो, ना कि कॉलम वाइज याद रखो, है ना। क्योंकि कॉलम वाइज इतना काम में नहीं आता जितना सीरीज वाइज काम में आता है। वो कॉलम अपने आप ही हो जाएगा, है ना, कॉलम वाइज अपने आप ही याद हो जाएंगे कि भाई स्कैंडियम के नीचे ट्रियम आना है, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम आना है, इसके नायोबियम आना, क्रोमियम के पीछे मोलिब्डेनम आता है, एमएन के नीचे टीसी आता है। मतलब वो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना, वो अपने आप ही पता लग जाएगा। इसलिए आपको एलिमेंट्स को हमेशा इस तरीके से याद रखना होता है, आप भले ही ग्रुप वाइज मत याद रखो, है ना। हाँ सर, इसमें कैसे लेंथेनम से स्टार्ट होगा? यस ला हफ्ता, यस ला हफ्ता वरना रे, यस ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, यस उधर इधर पिटाई और होगी। तो मुझे बताओ एक बार फटाफट से इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कैसे याद रखें? सर देखिए ये 48 है, 48 के बाद 6 कौन आएंगे? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट आएंगे, तो 48 और 6 कितना हो गया? 54। और सर फिर उसके बाद 54 और 2 56, और सर ये कितना आएगा? 57 आएगा सर। लेकिन मैं आपको बताऊं 57 के बाद ये डायरेक्ट z इज इक्वल टू 72 आ जाता है। अरे सर ये कैसा कमाल हो गया, ये कैसा बवाल हो गया सर। सर ये 52 के बाद डायरेक्ट 57 के बाद डायरेक्ट 72 कैसे आ गया? मैंने कहा याद कर तू, ये जो बीच वाले 14 एलिमेंट थे जो कहां से कहां तक z इज इक्वल टू 58 से लेके z इज इक्वल टू 71 तक वाले जो एलिमेंट थे वो तेरे वहां चले गए थे सर, वो लेंथेनॉइड्स में चले गए थे। क्या तो मेरी बात को समझे हो क्या? यस ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सर। यस बहुत बढ़िया, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको एटॉमिक नंबर का होना जरूरी है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एटॉमिक नंबर देखिए आपसे पूछता है कि बताइए ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है ये कौन से सीरीज का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। आप खटाक से अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया तो आप ऐसे कर पाओगे। यस डन है। अब अच्छी इसमें अब देखो जैसे ये 57 से लेके 70, 57 के बाद डायरेक्ट 72 आया ना। अगर आप लोग यहां 6D सीरीज लिखोगे ना, 6D सीरीज में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है कौन आता है? एक्टिनियम आता है ना। और वो कितना होता है? z इज इक्वल टू 89 आता है। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा ना वो डायरेक्ट कितना आता है? 104 आता है। इसका मतलब ये जो बीच वाले 14 एलिमेंट हैं सर, बीच वाले जो 14 एलिमेंट हैं z इज इक्वल टू 90 से लेके z इज इक्वल टू 103 तक, सर ये कौन से एलिमेंट्स हैं? सर ये एक्टिनोइड्स हैं, है ना। ये कौन से एलिमेंट्स हैं सर? ये एक्टिनोइड्स हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग आइडिया, आपको एटॉमिक नंबर का होना बहुत ही जरूरी है ना, नहीं तो लफड़ा हो सकता है ना। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से थे? लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। यस तो देखो पहली बात तो यह है कि इनके नाम याद होने जरूरी है ना, इनके नाम पता होना जरूरी है। एनसीईआरटी में सबके नाम लिखे हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी नाम ना याद हो, उसके बाद नाम याद होने के बाद, नाम ना याद हो ऑप्शन नहीं है, नाम याद होने के बाद इनका जो सिंबल है वो याद होना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनबी, है ना। तो अब अगर आपको एनबी नहीं पता कि ये जो एनबी है वो कहां आता है, अगर आपको सिंबल नहीं पता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है ना। तो मेरे लिए हिसाब से तो आपको सिंबल पहले याद करना है ना, सिंबल सबसे ज्यादा जरूरी है, और सिंबल के बाद आपको नाम याद रखने की जरूरत पड़ती है। जनरली ऐसा होता है कि हमें सिंबल क्वेश्चन में देता है ना, वो देता ही है सिंबल, तो नाम उसका दे या फिर ना दे, है ना। तो सिंबल आपको जरूर पता होना चाहिए कि यहां पर जो एलिमेंट है उसका सिंबल ये है ना। और मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो ZnCd और Hg होता है, ये जो एलिमेंट्स है सर ये वोलेटाइल मेटल्स है ना। ये क्या है सर? ये वोलेटाइल मेटल्स हैं। यस वोलेटाइल मेटल का मतलब ये हो गया कि सर ये बहुत आसानी से उड़ जाएंगे ना, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है ना। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जो कॉपर Ag और Au होता है सर ये कॉइनेज मेटल्स होती हैं। कौन सी मेटल्स होती हैं बेटा? कॉइनेज मेटल्स होती हैं। कौन सी सर? ये कॉइनेज मेटल्स होती है ना। इनसे क्या बनाया जाता है? कॉइन्स बनाए जाते हैं,
है ना। पुराने टाइम पे कॉइन बनाए जाते थे गोल्ड से, सिल्वर से और कॉपर से, है ना। ये वोलेटाइल मेटल्स होगी और ये कॉइनेज मेटल्स होगी। यस, सिंबल याद होना ज्यादा जरूरी है ना। इतना अगर हो जाए तो फिर आप मुझे डन लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, है ना। फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। डन है। अच्छा, अब तो मुझे एक बार और बताओ, है ना, एक बात तो मुझे और बताओ, क्या आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है जी? क्या आप लोगों को पता है क्या कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है? हाँ सर, हमें पता है सर, हमने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है। किस किस का पढ़ रखा है सर? हमने क्रोमियम का पढ़ रखा है ना सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता था सर। हमने पढ़ा था कि ये होना चाहिए था AR 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया था इसका? सर ये 4s1 3d5 हो गया था सर, है ना सर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है सर, हमें पता है ना। और सर ये जो कॉपर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल था सर। ये क्या होता है सर? ये 4s1 3d10 होता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। और अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो पैलेडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है। तो ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखने आते हैं, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है ना। और अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा भी नहीं, ऑब्वियस है। अब वो टाइम नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाए आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी के एक तरीके से लिखे जाएंगे, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है ना। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक साथ आपको वो सारे एलिमेंट्स लिखवा दूंगा, जिससे कि कभी दिक्कत ही नहीं रहेगी। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, है ना। तो वो पंगा ही आपका खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? हाँ, तो अब लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये जो Z = 57, ये जो लेंथेनम है, ये लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड है ना। बहुत सारे बच्चे लेंथेनॉइड है ना। ये जो है उनको लगता है ये जो लेंथेनम है वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। और ये जो 89AC जो है, एक्टिनियम जो है, उनको लगता है कि ये एक्टिनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। यस, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नहीं है ऐसा। ये दोनों डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं। यस, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है 58 से 71 और 90 से 103 तक ही होते हैं, है ना। इस बात को मैं फिर बोल दे रहा हूं। ऐसा अगर कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो वो बता दीजिए, वो हटा दीजिए, है ना। वो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूजन हटा दीजिए। वो एफ ब्लॉक सीरीज, एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। यस, आप खुद एक चीज सोचिए, अगर आप इसको एफ ब्लॉक सीरीज का एलिमेंट गिन लेते तो यहां आप बोलते कि भाई 57 से 71 होना चाहिए था, यहां 57 से 71, और 57 से 71 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते? 15। अरे भैया, 15 एलिमेंट्स को कहां अकोमोडेट करोगे? क्योंकि हमारा जो एफ ब्लॉक है सर, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आप 15 कैसे अकोमोडेट करोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। यस, हाँ, अब इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में उल्टा सीधा चल रहा है सारी कहानी, लेकिन मैंने आपको जो सही चीज है वो बता दी है। अब इट्स योर चॉइस, आप कौन सी चीज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। और ये है वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। और इनमें से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें पता है? एक तो क्रोमियम पता है, अभी मैंने आपको बता ही दिया था। आपको वो कॉपर भी पता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल होता है। और एक पैलेडियम पता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल होता है। देखिए, पैलेडियम जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 होता है ना। 4d10 5s0 होता है। आप एक चीज खुद सोच के देखिए, पैलेडियम कहां आ रहा है ना। आप अगर इसकी पोजीशन देखोगे ना सर, इसकी पोजीशन यहां आ रही है सर। इस पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो हमारा निकल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? ये होता है 4d8 3d8 4s9। तो ये होना क्या चाहिए था सर? ये होना चाहिए था 4d8 5s2, ऐसा होना चाहिए था, है ना। ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, है ना। ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होके ये हो जाता है साहब 5d10 6s0 4d10 सॉरी, है ना। ये क्या हो जाता है? 4d10 5s0 हो जाता है ना। रीजन आप लोगों को पता है कि ये 4d10 कॉन्फ़िगरेशन, d10 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है।
है ना। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, देखिए होना चाहिए था 5s2 4d10, हो गया 4d10 5s0, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर हुए। अगर मैं पैलेडियम को हटा दूं ना, पैलेडियम को अगर मैं हटा दूं तो बाकी जितने भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है ना। बाकी सब में तो इसमें पैलेडियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन का इधर उधर हुआ है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हुआ है। यस, बाकी में 1 ही एलिमेंट। अब इसको याद, 1 ही इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हुआ है, इसको याद कैसे करें, है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या, देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एनबी, एनबी मतलब नवाबी, नवाबी क्यों करें, है ना। तो नवाबी नहीं करनी चाहिए, देखो सीधी सी बात तो यही है ना, कि नवाबी नहीं करनी चाहिए, है ना। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नवाबी नहीं रही, अब तो नवाबों की नवाबी चलेगी। तो साला तुम कौन से खेत की मूली हो बे, है ना। तो नवाबी क्यों करें, है ना, ज्यादा नवाब ना बनो, है ना, कहते भी है ना ऐसे कि नवाबी क्यों करें मौत तक, है ना। और मौत तक नवाबी नहीं करनी चाहिए। नवाबी क्यों करें मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी, है ना। तो होगी जो है उसको तो बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमने इंक्लूड किया है। बाकी आप इस चीज को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं सर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है ना। कि नवाबी क्यों करें मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी और आगे पिटाई और होगी। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो जाता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, कि सर जो क्रोमियम है वो होना क्या चाहिए था, सर ये होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो सर ये हो गया Ar 4s1 3d5, सर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो गया, तो सर ये बन गया 4s1 3d10। यस, अगर सिर्फ पैलेडियम की बात करें, पैलेडियम को छोड़ दें, पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हैं, सर पैलेडियम में होना चाहिए था 4d8 5s2, लेकिन ये हो गया सर 4d10 4d10 और 5s0, बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नीचे है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। यस, अगर आप लोग जैसे एजी की बात करें, है ना, एजी जो है, एजी किसके नीचे आता है, देखो एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, सर जो एजी है वो कॉपर के नीचे आ रहा है ना। सर एजी जो है वो कॉपर के नीचे आ रहा है, एजी जो है वो कॉपर के नीचे आ रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 5s2 4d9, लेकिन नहीं होता सर ऐसा। क्या होता है, 5s1 5d10 होता है, सॉरी 4d10 होता है ना, 5s1 4d10 होता है, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब जो आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको बता दूं, अब जो आपका होमवर्क है दादा वो क्या है, कि बाकी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। यस, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, है ना। अब आप में से बहुत सारे नवाबी लोग हैं ना बहुत सारे नवाब ऐसे होंगे, है ना, जो ये सोच रहे होंगे, कि सर एक बात बताओ, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है और कुछ का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कुछ का है और कुछ का नहीं है। कुछ के लॉजिक को, कुछ का लॉजिक दिया जा सकता है ना, कि ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया, इस वजह से ऐसा हो गया। और जनरली जो मैक्सिमम जगह पे लॉजिक लगता है वो यही लगता है कि ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हुआ है। लेकिन कोई ये कह दे कि इसके साथ हुआ है तो उसके साथ क्यों नहीं हुआ, ऐसी बकवास आपको नहीं करनी है ना, कि साहब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो गए तो उसमें क्यों नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर्टीज के बाद डिसाइड किया गया है ना। ये जो एक्सेप्शन का पता लगा, कैसे पता लगा, उसने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करी, जब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करी तो फिर सोचा गया कि अगर ये प्रॉपर्टी शो कर रही है इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होना चाहिए, है ना। अगर एक ही चीज सब जगह पर एप्लीकेबल हो जाती, है ना, अगर सब जगह एक ही चीज एप्लीकेबल हो जाती तो फिर तो ये जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एकदम भाई साहब एकदम मक्खन हो जाता, है ना, एकदम मक्खन हो जाता। इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको अलग से ध्यान में रखना है, मैं फिर बोल देता हूं, है ना। हाँ, और ऐसा नहीं है,
हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आप लोग जाइएगा, है ना, और अपनी एनसीईआरटी में जाके चेक कीजिएगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है ना। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी, है ना, एक बार के लिए आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ यार, ये जो एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है या फिर नहीं है। और वही आपका होमवर्क है ना, अपनी कॉपी में इन एक्सेप्शंस को जरूर नोट करना है। डन है? बहुत बढ़िया सर। तो मेरे हिसाब से अब मुझे आगे चलना चाहिए, और अब जो मैं अगली चीज आपको बताने वाला हूं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये जो साब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सर इनका एक और नाम, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? यस, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बताओ जरा, है कोई तरीका? कोई बता सकता है मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है भाई? अरे जल्दी बोलो, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? देखिए सर, ट्रांजिशन एलिमेंट बताने के पीछे ना दो थ्योरीज हैं, है ना। कितनी थ्योरीज हैं? दो थ्योरीज हैं। उनमें से जो ओल्ड थ्योरी है, जो पुरानी वाली थ्योरी है ना, हालांकि इतनी प्रचलन में नहीं है आजकल, है ना, इतनी इसके बारे में चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन एक बार के लिए मैं बता देता हूं, है ना। पुरानी थ्योरी है तो यार ऐसा थोड़ी ना है कि जो पुराना हो गया साला उसको तुम निकाल फेंकोगे, ना, पता तो रखो कम से कम। ओल्ड थ्योरी ये कहती है, इसको ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं। किस किस के बीच? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। तो क्या हो गया सर? तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सर, ये वाले एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, भयंकर रिएक्टिव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आप लोगों को पता है कि सोडियम को पानी में डालो तो आग लगा देता है, देख रहे हो, पानी में आग लगा देता है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है। और ये जो ग्रुप बेचारे पी ब्लॉक में जो शुरू वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 13 14, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। आप लोग कक्षा 11 में पढ़ के आओगे तो बढ़ के आए होंगे कि ये जो बोरोन है ना बेचारा, भाई साहब ये जो बोरोन है, ये जो बोरोन है मुन्ना सर, ये बोरोन रिएक्ट ही नहीं करता। इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करता, इतना कम रिएक्टिव होता है। तो आप देखिए कि एक बार के लिए हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव प्रॉपर्टीज जो है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, एंड दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये जो एलिमेंट है इस ट्रांजिशन के बीच में आ रहे हैं, हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव के बीच में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट इज द ओल्ड थ्योरी, है ना, जो कि पुरानी थ्योरी है वो ये कहती है ना। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं ध्यान रखनी है। जो नई वाली थ्योरी है, जो आजकल प्रचलन में जो नई थ्योरी है, वो ये कहती है कि अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का डी सबशेल इनकंप्लीटली फिल्ड है, यस, हाँ, ये स्लाइड बेटा आप मेरे से पूछो मत, है ना, कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है ना, ये आपको जो भी बोर्ड पे जो भी बताया जा रहा है ना, वो आपकी कॉपी में नोट कर ही लेना यार, क्या उसमें दिक्कत है यार। ये लिख लोगे तो थोड़ा वो थोड़ी ना हो जाएगा कि हाथ हाथ घिस जाएगा, या फिर पेन जो है वो इतना महंगा है कि सर इतनी महंगी जो उसकी इंक है वो हम लोग क्यों खराब करें। लिख लो बेटा, थोड़ा क्या दिक्कत है उसमें? इतना पूछने की क्या बात है? तुम लोग बड़े हो गए यार, समझदार हो गए हो, बताओ। और समझदार बालक जो है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, जो नई वाली थ्योरी है, वो ये कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में उस एलिमेंट को बोलूंगा जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, जिसके पास इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल प्रेजेंट हो, है ना, इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए इन ग्राउंड स्टेट, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में, या फिर और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर उसकी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर उसके पास ऐसा है, इनकंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो सर मैं उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलूंगा। जैसे बहुत सिंपल चीज है, आप देखिए स्कैंडियम का एग्जांपल लीजिए, Z इज इक्वल टू 21 होता है सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s2 3d1 होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके डी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, तो सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है।
अगर मान लीजिए मैं mn की बात करूं तो सर mn z इज इक्वल टू 25 होता है, ar 4s2 3d 5 होता है सर इसके पास इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल है सर, मैं इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगा। यस, जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं किसकी बात करें, हां अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो सर जो कॉपर होता है वो AR4s1 3d10 होता है। तो बच्चा ये बोलता है कि सर देखिए जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है सर, इसके पास तो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो सर इसको आपने ट्रांजिशन एलिमेंट कह दिया, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं क्या सर, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बे नहीं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की Cu2+, और अगर आप कॉपर की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9, और 3d9 का मतलब है सर इसकी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इस वजह से इसकी ग्राउंड स्टेट में इसके पास डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। दैट्स व्हाई जो कॉपर होगा वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। आप इस बात को समझिए। यस बेटा बोलना पड़ेगा, क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? तो सिर्फ आपको ग्राउंड स्टेट नहीं देखनी है कि ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप। आपको उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है ना, उसकी जो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आप लोग देखिए, अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो चल जाएगा काम। ठीक है, चलो जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ अभी और भी हम लोग बात करेंगे एक बार के लिए, अगर आपने ये वाली स्लाइड नोट कर ली है तो आगे चलते हैं फिर, है ना। अगर ये स्लाइड आपने नोट कर ली है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। डन लिखिए, फिर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। फटाफट इस वाली स्लाइड को नोट कीजिए, है ना, इस वाली स्लाइड को फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी, फटाफट इस वाली स्लाइड को नोट कीजिए। हो गया है, डन है। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे जिंक का, है ना, तो जिंक का भी हम लोग केस ले लेते हैं। जिंक क्या होता है सर, जिंक होता है Z इज इक्वल टू 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, AR4s2 3d10 होता है ना। और अगर मैं इसके पास सर ग्राउंड स्टेट में तो कोई भी इसका जो डी सबशेल है सर ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो सर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। मैंने कहा बेटा जिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है Zn2+, और 2+ में भी इसके पास 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। दैट्स व्हाई ये कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, है ना। अगर आप जिंक लिखते हो तो आप कैडमियम भी लिख सकते हो ना। सीडी का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो होगा 5s2 4d10, और सीडी का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है Cd2+, और उसमें भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये क्रिप्टन आएगा, ये हो जाएगा सर 4d10। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो जो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो तीनों ही हैं सर, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। These are not ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। कुछ जगह पर, है ना, कुछ जगह पर इनके लिए सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा नाम लिखा होता है, हालांकि वो जो नाम है वो सिर्फ लोगों ने अपने मन से दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, Zn, Cd और Hg जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा N-1d10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा N-1d10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इनके पास ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और दैट्स व्हाई these elements are not called transition elements। यस, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो ये जो सीरीज, ये वाली जो 2 लाइन लिखी हुई है, मुझे एक बात बता दो, इसमें से कोई लाइन किसी को नहीं समझ में आई है तो खटाखट बता सकते हैं, है ना, एक बार के लिए बता दो फिर। यस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डी ब्लॉक एलिमेंट जैसी है। यस,
थर्ड पॉइंट नहीं आया समझ? अच्छा, मतलब सब ठीक है मामला, है ना? मतलब तुम समझ चुके हो सब कुछ, तुम्हें सब समझ में आ गया मतलब, है ना? नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, चलेंगे आगे, है ना? डन लिख दो, हो जाए तो आगे चलते हैं फिर। सर व्हाट अबाउट, बट व्हाट अबाउट पैलेडियम, पैलेडियम का क्या? अरे बेटा पैलेडियम PD2+ 3D8 D8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कौन है ये? साहित्य मंडल। बेटा D8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना, उसके पास ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल भरा हुआ है, लेकिन किसी ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम 2+ ऑक्सीडेशन, अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग लिखोगे तो उसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, और अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो सर वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा और ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाएगा। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, हाँ जी कह सकते हो आप इसको। सर स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। स्कैंडियम क्या लिख दिया था मैंने? बेटा यही होता है, कोई रॉन्ग नहीं है ना? सेकंड स्टेप बता दीजिए सीडी का। Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उसका एक और ये रीजन दे सकते हैं ना कि वो लेस रिएक्टिव है। नहीं, ये रीजन नहीं है ना? Zn3+ में तो होगा बट ट्रांजिशन एलिमेंट, अरे भाई साहब Zn3+ कुछ होता ही नहीं है ना? Zn3+ कुछ नहीं होता, Zn2+ तक ही होता है। Zn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं शो कर सकता, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। 4s2 3d10 कैसे निकालें? ये बेटा मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना? मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, आप भी अगर आप लिखना सीखोगे तो यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना। मैंने कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा है, बस ये है कि तुम्हें हजम नहीं हो रहा होगा कि मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया, है ना? 3D8 दिख रहा है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा 8 नहीं है महाराज, वो 1 है भाई, 3D1 है रे। अरे ये 1 है भाई, 8 कहां से दिख रहा है? कौन सी आंख से देख रहे हो भाई? हैं बताओ, कह रहा है 8 दिख रहा है। बट सर जस्ट लाइक कॉपर और बाकी भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जिंक नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जिंक की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और वो है Zn2+। नेक्स्ट वाली कल वाली क्लास में बताऊंगा, है ना? नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। Zn3+ बनाता ही नहीं है, Zn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही शो कर सकता है ना? नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, आप चिंता ना करें। सर अगर ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट डी सबशेल है तो कोई और स्टेट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है ना? ग्राउंड स्टेट में ही अगर है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। सर अगर कॉपर +1 में हुआ तो हाँ कॉपर +1 में भी हो सकता है, कॉपर +1 में भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखता है, दैट्स वाई कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर +1 में भी हो सकता है, कॉपर 0 में भी हो सकता है, कॉपर +2 में भी हो सकता है ना? किसी में भी हो सकता है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से नंबर तक देखें? ये मैं आपको बताऊंगा निशिता, ये जो अपनी कल वाली क्लास होगी ना, कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना? आप उसकी टेंशन मत लो। मैंने अभी तक अगर आपको बोला है कि जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो आप मान लीजिए कि +2 ही शो करता है ना? अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना? मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप चिंता ना करें। व्हाट अबाउट जिंक? मैं हिसाब से जिंक में बता चुका हूं। टीसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है ना एक्सेप्शनल। अपनी कॉपी उठा के देखो बेटा, अपनी किताब उठा के देखो, है ना? अपना एनसीईआरटी उठा के देखिए। सर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्साइटेड स्टेट से रिलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, है ना? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, कहीं बाहर चला गया, लेकिन वो बाहर जाना चाहिए, है ना? सर एमओ का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बिकॉज ये मेरे हाफ ईयरली। बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, है ना? एमओ है, एमओ तो लिखवा रखा है मैंने ना, नवाबी क्यों करे मौत तक, एमओ लिखवा तो रखा है, अभी लिखा तो है बेटा, प्रिंस कुमार अभी लिखवाया तो एक्सेप्शनल में। आप एक बार उनको घर जाके करना तो सही घर से। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड सबशेल? मैं अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, है ना? आई एम सो सॉरी कि मैं अब इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, है ना? कि व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, है ना, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, सुनिएगा, all transition elements are d block elements, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये बताओ, ठीक है? और अगला स्टेटमेंट है all d block elements are transition elements, all d block elements are ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे मुन्ना बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? दादा जल्दी बताओ,
जल्दी बोलना पड़ेगा, फटाफट बोलना पड़ेगा। यस। अरे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है कि सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, अरे बेटा जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे के सारे डी ब्लॉक के तो हैं ही सर। सर वो सारे के सारे डी ब्लॉक हैं सर, ये तो ट्रू है, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है ऐसा जरूरी नहीं है सर। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है सर ये फॉल्स है सर। यस, समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन क्या बता वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, डन है, आगे चलें फिर अगर आप लोग कह दो तो। यस, आइए जनाब अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, और जो आपकी एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, है ना। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका स्कैंडियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d1 होता है सर। इसके पास क्या प्रेजेंट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन सर ये जो जिंक है, जिंक डज नॉट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी में भी इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है। दैट्स व्हाई जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और स्कैंडियम आपका एक ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह का एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में दिए जा सकते हैं ना, उसमें दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, कहता है कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, है ना। देखिए आप अगर सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, एजी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4d10 5s1। तो कहता है कि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्यों कहोगे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट? क्यों कहूंगा? क्योंकि सर जो सिल्वर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लीजिए Ag2+ है, उसमें ये 3d 4d9 कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। मेरे हिसाब से ये कहानी ठीक है ना। एक PYQ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। 2020 में क्वेश्चन है, एक बार के लिए देखो जरा, है ना। इसका मैं पोल दूंगा आपको, इसका पोल आएगा आपके पास। कहता है द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। बताइए कि हाँ ऐसा कौन सा सेट है। ये एटॉमिक नंबर दे रखे हैं बेटा, 2020 का क्वेश्चन है। ये आपके सामने एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। कहता है कि एटॉमिक नंबर जो है सारे के सारे एटॉमिक नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे कौन से ऑप्शन में है, ऐसे कौन से ऑप्शन में है? और मैं इस क्वेश्चन का 30 सेकंड का पोल आपसे बिना पूछे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ। मैंने पोल दिया आपको, मैंने पोल दे दिया था, आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है बेटा पोल। हाँ जी, जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें, है ना। जल्दी करने की बजाय सही करने पे ध्यान दें। जब आप सही करोगे तो जल्दी धीरे धीरे अपने आप ही होता जाएगा, ठीक है। हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। चलो सर रिजल्ट देख लेते हैं। 75% बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, ये 11% पता नहीं। अबे तुम मतलब बताओ यार, अभी मैं बता के आया जो 3D है वो z इज इक्वल टू 21 से लेके 30 तक होता है ना। जो 4D सीरीज का एलिमेंट है, 4D वाले कहां से होते हैं सर? 39 से लेके 48 तक होते हैं। और 5D वाले जो हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 57 और 72 से लेके 80 तक होते हैं। ये देखो साहब, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे क्या? चेक करो, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल आ रहे हैं सर। क्या दिक्कत क्या है भाई? हाँ, क्या परेशानी क्या है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+ कितने हैं? हाँ
अरे Fe3+ के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इसका पोल दिया जाए? यस, Fe3+ के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, कर सकते हो क्या? कर पाओगे क्या? दे दूं अगर तुम लोग कहो तो पोल, इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए। टाइमलेस पोल दे रहा हूं बेटा मैं, और टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरे मुन्ना जी एटॉमिक नंबर भी इसने दे रखा है यार। अरे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? ये होता है 4s2 3d6, बोलिए। और अगर Fe3+ आ गया तो सर 3 इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन पहले कहां से उड़ेंगे? 4s से उड़ेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा 3d5। अरे सुनो, अरे भैया डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5, ये है सर D5 कॉन्फ़िगरेशन, और पांचों के पांच इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है सर। इसका पोल तो कर दो खत्म, और बी ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ चलो सर। 81% बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। मेरे हिसाब से इसमें किसी को किसी तरह का कोई परेशानी हो ही नहीं सकता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पेन अल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ कोइनेज मेटल एटम्स। पेन अल्टीमेट ऑर्बिट, ऑर्बिट बोले तो शेल, अरे शेल ना, मतलब पेन अल्टीमेट शेल में, पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में, कोइनेज मेटल के पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। यस, मेरे हिसाब से पोल दे देना चाहिए। यस, मेरे हिसाब से पोल देना चाहिए सर। टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि ये पेन अल्टीमेट शेल क्या होता है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसको तो आप लोग वैलेंस शेल बोलते हो, है ना। वैलेंस शेल के जो जस्ट पहले वाला शेल होता है उसको पेन अल्टीमेट शेल बोला जाता है। उससे पहले वाला जो होता है उसको एंटी पेन अल्टीमेट शेल बोला जाता है ना। जैसे मान लो मैं कोइनेज मेटल में एग्जांपल ले लेता हूं कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या आप लोगों को? कॉपर जो होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना। तो ये होता है साहब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 इसका आउटर मोस्ट शेल है, और n इज इक्वल टू 3 जो है इसका पेनल्टीमेट शेल है। और n इज इक्वल टू 3 में देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर? d में 10, s में 2 और p में 6। तो 10 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया सर? 18 हो गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं सर उसमें तो 18 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी है। चाय भी अपनी आ चुकी है, पोल को बंद कर दिया जाए, सी ऑप्शन पे टिक मार दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ 23% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और ये 60% बच्चे वो हैं जो कि भेड़ चाल का शिकार हैं, जिन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। अब एक गधों, यहां ऑर्बिटल नहीं लिखा है, यहां ऑर्बिट लिखा है, और ऑर्बिट का मतलब शेल होता है। बताओ, देख रहे हो आप लोग? हम्म, अरे बोलो। एक मेरा भाई कह रहा है कि आप हाथ से लिख के पढ़ाया करिए। तो बेटा तुझे क्या दिख रहा है मैं किससे लिख रहा हूं? तेरी नजरें से क्या चीज देख पा रही हैं हाथ के अलावा? हम्म? आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि Mn2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड्स टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इन +3 स्टेट, व्हाई? ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से इसका टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर दे देना चाहिए, है ना। करिए जनाब। बेटा पेन अल्टीमेट शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाला शेल,
है ना। सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो हो गया वैलेंस शेल, इसको आप लोग वैलेंस शेल बोलते हो। इस आउटर मोस्ट शेल से जस्ट अंदर वाला जो शेल होता है n-1 जो शेल होता है उसको पेन अल्टीमेट शेल बोला जाता है ना। समझ गए आप लोग? यस। है ना यहां तक? चलो जी एक चीज और देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, mn जो है ना, mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट देख लेते हैं। सर mn 25 होता है और 25 होता है मतलब AR4:3d5 होता है। अगर मैं Mn2 प्लस की बात करूं तो सर जो Mn2 प्लस है उसमें फोरस वाला 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, 3d5 बच जाएगा। और 3d5 जो है सर ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। और हाफ फिल्ड सारी दुनिया जानती है ज्यादा स्टेबल होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम Mn2 प्लस के कान में जाके बोलोगे कि Mn2 प्लस तो एक काम कर 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाना यार, है ना, तो 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाना। Mn2 प्लस बोलेगा मैं क्यों हो जाऊं, मैं 3 प्लस में अगर कन्वर्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन और मैं लूज करना ही नहीं चाहता। मेरा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है, और अगर मैं पहले से स्टेबल हूं मुझे दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको किसी और की जरूरत नहीं है तो ये +3 में नहीं जाना चाहता, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। ठीक है सर। अब आप Fe के पास गए, आपने Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आपने कहा साहब ये होता है 4s2 3d6। ठीक है, बिल्कुल होता है। और आपने Fe2+ लिख दिया, तो सर Fe2+ क्या रहा सर, Fe2+ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप Fe2+ के कान में जाके बोलोगे कि Fe2+ तो एक काम कर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये बोलेगा बिल्कुल लूज कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो ये तो बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो ज्यादा स्टेबल है किसके, D6 कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। तो ये D6 वाला तो बड़े आराम से D5 में चला जाएगा, लेकिन D5 वाला जो है और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग डी ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं। हाँ भैया, अरे डी वालों रिजल्ट देख लेते हैं। 82%, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। डी में क्या लिखा है, 3p कॉन्फ़िगरेशन इज लेस स्टेबल देन 3p। इससे क्या मतलब है? अब इससे क्या मतलब हो गया, हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है इस ऑप्शन का? हमारे क्वेश्चन में कहा 3p की कोई बात ही नहीं आ रही। क्या क्या मतलब, क्या 3p6 और 3p5 से क्या बात कर रहे हो वे? है भाई, अब है कुछ गलत चीज खा के आए हो तो मुझे लग रहा आज है कुछ गलत चीज खा के आए हो बेटा। आ जाओ, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, है ना। हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो वो मजाक की बात अलग होगी, है ना। जो बच्चे ने कहा कि सर आप हाथ से लिख के पढ़ाया करिए, तो मैं समझ सकता हूँ वो बच्चा क्या कहना चाह रहा था। उसका ये कहने का मतलब था कि मैं हर चीज़ को लिखता रहूँ, है ना। मैं हर चीज़ को लिखूँ यहाँ, मतलब जैसे ये वाली लाइन लिखी है तो मैं लिखूँ कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वन और मोर टाइप ऑफ, या फिर ऐसे कि और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, है ना, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो चाहता है कि मैं अपने हाथ से यहाँ लिखूँ और फिर वो अपनी कॉपी में लिखे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि जो नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं ना, वो लेक्चर भी इसी तरीके से दिए जाते हैं नंबर में, कि वो ये मानते हुए कि आप, अब आप सोचो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर उसमें 2 लेक्चर में मुझे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म करवाना है, या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट के अगर मान लो मुझे 6 लेक्चर मिले हैं, तो आप खुद सोच के, ईमानदारी से सोच के देखिए, क्या ये चीज पॉसिबल है कि हर एक चीज को लिखा जा सके, है ना। अब बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर फिजिक्स में तो ऐसे लिखा जाता है या मैथ्स में भी तो ऐसे लिखा जाता है। बिल्कुल लिखा जाता होगा, क्यों? ऐसी थ्योरी फिजिक्स और मैथ्स में मुझे बता दो कौन से चैप्टर में आती है? नहीं आती। तो जब ऐसा थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं जरूरत है इन सारी चीजों की, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिख के आओ, सिर्फ आप क्वेश्चंस लिख के आओ, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट है बेटा। अगर इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नहीं किया जाएगा, फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, है ना। और अल्टीमेटली आपको लिखना वही चीज है जो यहां लिखा है ना। तो अब वो मुझे नहीं पता कि ये आपके दिमाग में ऐसी बकवास बात क्यों आती है कि इसको ऐसे लिखो।
क्या हो जाएगा उससे? आपको क्या लगता है कि मैं ये लिख नहीं पाऊंगा, या तो ये हो सकता है कि भाई मास्टर लिख नहीं पाएगा तो इसके मजे ले लो। दूसरा ये हो सकता है कि सर सिलेबस ना धीरे चलेगा, मजा आ जाएगा, है ना। ये दूसरी चीज ये हो सकती है। और तो उसमें तो नुकसान तो तुम्हारा है ना, मेरा क्या नुकसान है ना। तो समझो आप बात को, जो लिखाया जा रहा है, जिस तरह का लिखा जा रहा है, यही जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल केमिस्ट्री होती। अर्जुना में पढ़ा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री, जहां भयंकर थ्योरी होती है उसको लिखते हैं हम लोग, बाकी अर्जुना में फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम में सब कुछ लिखो, यहां पर बोर्ड पे चलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखा जाता है। तो वो मतलब नहीं है उसका ना, वो सारी चीज लिखने का, वो टाइम खराब करने वाली बात होगी। और क्योंकि आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो, उस जो लिखने वाला जो टाइम है उसको मैं लिखूं फिर आप लोग लिखोगे, उस वाले टाइम की जगह आप लोग उसको बचा सकते हो, है ना। हाँ, आ जाओ। तो सर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सर वो मेटल्स होते हैं। अरे भैया अगर वो मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन कौन सी? सर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है ना, लंबे लंबे तार खींच सकते हो, उनके डक्टिलिटी होती है, मेलिबिलिटी होती है, ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। कॉपर देखते हो आप लोग, है ना, जो वायर होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें कॉपर का वायर यूज किया जाता है ना। लोहा जो होता है उसको एक साइड से गर्म करो तो दूसरे साइड से लोहा गर्म हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। मेटालिक लश्चर होती है, लश्चर का मतलब समझते हो, उसमें चमक होती है, इनमें क्या होती है? चमक होती है। तो मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, है ना। अब एक चीज और होती है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अगर इसमें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और एमएन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक या फिर एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस मेटालिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इस मेटालिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ऐसे नाम सुने हैं? बीसीसी है बेटा, आपने नाम सुना है क्या? बीसीसी, क्या आपने नाम सुना है? एफसीसी, क्या आपने नाम सुना है? एचसीपी, ऐसे नाम सुने क्या आप लोगों ने? बीसीसी, बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। ये क्या है बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सर ये कहां पढ़ाया जाता है? ये है भाई साहब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये है तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर ये कहां पढ़ाया जाता है? सर ये पढ़ाया जाता है हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर में। कहां पढ़ाया जाता है? सॉलिड स्टेट चैप्टर में। लेकिन सर ये सॉलिड स्टेट तो हमारे सिलेबस से हट चुका है। मैंने कहा बेटा मेंस के सिलेबस से हट चुका है, एडवांस के सिलेबस से नहीं हटा है ना। ये स्ट्रक्चर के नाम होते हैं कि क्यूबिक के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक के अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। जब आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सॉलिड स्टेट, जिनको एडवांस देना होगा, और जो बच्चा एडवांस देगा वो सॉलिड स्टेट जरूर पढ़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ेगा, है ना। तो जब वो सॉलिड स्टेट पढ़ेगा तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम सुनेगा। तो ये कहने का मतलब, ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये कि अगर मैं इन एलिमेंट्स को छोड़ दूं ना तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर एफसीसी, बीसीसीपी, एचसीपी इस तरह की होती है ना, इस तरह की होती है। अब कौन सा एलिमेंट कौन से स्ट्रक्चर शो करता है, सर क्या हमें यह याद होना जरूरी है? मैंने कहा नहीं याद होना जरूरी है ना, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो, है ना, आप ये ध्यान रखो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन कौन सा एलिमेंट कौन से स्ट्रक्चर शो करता है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि एक पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, है ना। और कौन ऐसा है, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं शो करते, वो आप लोग ध्यान में रख लो। एक तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ZnCdHg, सर ये वोलेटाइल मेटल्स होते हैं, इनकी इस तरह की कोई क्लोज पैकिंग नहीं होती, इस तरह की कोई क्लोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। जिंक, कैडमियम, मरकरी, और एक अलग सा एलिमेंट है जिसका नाम है Mn। यस, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना बेटा तो आप लोग पढ़ लोगे ना, और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो आपकी सेहत पे मैं आपको बताऊं नहीं फर्क नहीं पड़ना है कुछ भी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ये वाला पॉइंट ऐसे लिखा हुआ था, और क्योंकि ये एडवांस के सिलेबस में है इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट ऐड किया और ये वाला पॉइंट समझाया। बाकी अलग चीज आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा, एचसीपी की फुल फॉर्म होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअली ना आप बहुत सारी तरह की अलग अलग तरीके की पैकिंग पढ़ोगे वहां, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना ऐसे कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं सर वो एक फिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ना, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, और वो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग लैटिस बोलते हो ना। अब लैटिस में ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसकी को पैकिंग बोला जाता है, और उस पैकिंग को एक नाम दे दिया जाता है कि ये बीसीसी पैकिंग है, ये एचसीपी पैकिंग है, या फिर ये एफसीसी है ना।
हाँ वो सब कुछ आप लोग पढ़ोगे है ना, थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद मैं एक पॉइंट है जो मैं आपको और लिखवाना चाहता हूं। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, है ना। इस वाले पॉइंट पे आप लोग स्टार मार्क कीजिए, है ना। इस वाले पॉइंट पे आप स्टार मार्क कीजिए। कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं ना, दे आर वेरी मच हार्ड, है ना। और हार्डनेस का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आपके सामने ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन होता है ना। आयरन लीजिए और अपने सर पे जोर से मारिए, उसकी हार्डनेस का अंदाजा इतना जबरदस्त लगेगा कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ये पॉइंट कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट आप जीवन में कभी भूल सकते हो तो आयरन से अपने सर पे जरूर मारिएगा एक बार के लिए, गारंटी है मेरी, कभी नहीं भूलोगे, है ना। ये जो सर है तुम्हारा कई दिनों तक आयरन की हार्डनेस की गवाही देगा, बहुत दिनों तक, है ना, कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। बहुत हार्ड होते हैं एक्चुअली क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं जनरली वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना। और कहता है कि ये वोलेटाइल भी बहुत कम होते हैं, लो वोलेटाइलिटी। आयरन जो होता है ना ऐसा थोड़ी ना होता है कि थोड़ा सा गर्म करते ही उड़ जाता है, नहीं उड़ता सर, बहुत ज्यादा वोलेटाइल, वो बिल्कुल भी बहुत कम वोलेटाइल होता है ना। ऐसा इसलिए होता है, वोलेटाइल कम क्यों होता है, वो हार्ड कम क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत जबरदस्त हाई होता है। आयरन जो होता है ना, देखिए आप उसको मेल्ट करने के लिए कितना भयंकर टेम्परेचर देना पड़ता है ना, कितना भयंकर टेम्परेचर देना पड़ता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन यही है क्योंकि ये मेटल्स हैं और इसमें मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है जबरदस्त होती है ना। जबरदस्त स्ट्रेंथ की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। लेकिन सर हमने इसमें एक एक्सेप्शन लिखा है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। आपको अगर याद हो तो मैंने इन मेटल्स के लिए पहले ही लिख दिया था कि ये सारी की सारी मेटल्स वोलेटाइल मेटल्स होती हैं। वोलेटाइल मेटल्स होती हैं, इसका मतलब यह है कि सर ये बड़ी आसानी से उड़ जाएंगी। ये आसानी से इसलिए उड़ जाती है क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी कम होती है। दैट्स वाई ये बड़े आसानी से उड़ जाएंगे। ज्यादा वोलेटाइल है, मेटेलिक बॉन्ड वीक है, इस वजह से ये हार्ड भी ज्यादा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ सकता है कि सर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। उसका रीजन मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, बाकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई होने का रीजन क्या है, बिकॉज इसमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी हाई है, और वो क्यों हाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी वोलेटाइलिटी काफी कम होती है, यस, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के। और इसमें तो एक चीज आपको बताइए ना, है ना, एक चीज तो आपको बताइए कि जो मरकरी है दादा, अरे यार ये जो मरकरी है ये तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यार, है ना। किस फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो हार्डनेस की बात ही नहीं की जाएगी इसके लिए, है ना। ये सारे सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड है, ऑब्वियस ही बात है इसमें जो बॉन्डिंग है थोड़ी वीक है। डन है, बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक हो जाए तो डन लिखो दादा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ज्ञान देने वाला हूं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। यस, इतना हो जाए तो डन लिखो। हाँ जी, डन है, बहुत बढ़िया। तो अब आइए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सर स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे, है ना। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी जबरदस्त होगी सर, हमारा जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी जबरदस्त होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। जल्दी बताओ, कोई बताएगा मुझे, कोई मुझे बताएगा। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, लैटिस एनर्जी नहीं, साइज नहीं, कह सकते हो साइज, साइज नहीं कहूंगा मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जरूर कह सकता हूं, जेड इफेक्टिव, है ना, है ना। साइज नहीं कहूंगा लेकिन मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जरूर कह सकता हूं। नहीं नहीं बेटा, किसी बच्चे ने, एक दो बच्चे ने लिखा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यस, कुछ कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम मजा आ गया। मतलब तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है, मेटालिक बॉन्डिंग तुमने अच्छे से पढ़ी है, जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट ईयर कक्षा 11 में पढ़ी थी, है ना। सुनिए, देखिए, मेटालिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनता है, जब मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं।
तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब एक बात तो मुझे और बताओ, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? सारी दुनिया जानती है कि हमेशा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी वजह से ऐसा लिखा जाता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है सबसे पहले तो डिपेंड करेगी किस पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। और दूसरा जो डिपेंडेंसी आएगा वो किस पे आएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आएगा। ये चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। यस, मेटेलिक बॉन्ड कब ज्यादा स्ट्रांग होगा? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा, है ना। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन के साथ साथ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? सर, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ना। डन है। अब एक चीज तुम मुझे और बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, है ना, 3D सीरीज अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, तो क्या मुझे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो क्या? किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। क्या आप लोग इनमें मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो क्या? किसके पास कितने हैं? सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देते ना। सर, ये होता है 4s2 3d1। सर, ये होता है 3d2 4s2, ऐसे लिख देते हैं। 4s2 3d3, 4s1 3d5, यस, 4s2 3d5, 4s2 3d6, यस। सर, ये होता है 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और 4s2 3d10, यही होता है, यस। तो सर एक बात बताओ, अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हो, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेरे हिसाब से अब आप लोग बता सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास तो एक है ना, दिख रहा है आपको, है ना, 4s वाला इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है ना, यस। तो सर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है सर, इसके पास 3 है सर, इसके पास 6 है सर, है ना, 5 और 1 6 सर, इसके पास 5 है, 4 है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप एक चीज नोटिस करो, जब आप यहां से यहां की तरफ जा रहे हो, तो यहां से यहां तक जो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सर, वो बढ़ रहे हैं, है ना। सर, यहां से यहां तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो सर इसका मतलब यह है कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है सर वो बढ़ेगी। और जब यहां से यहां तक आप आगे चल रहे हो, तो सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि सर जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। यस, क्या मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी? क्या आप लोग मानते हो? यस, क्या आप लोग इस चीज को मानते हो? क्या आप लोग इस चीज को मानते हो? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? तो एक जनरल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं एक जनरल ऑर्डर की बात करूं, तो होना यह चाहिए कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर उसके बाद धीरे 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 मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्या ये एक जनरल ऑर्डर होना चाहिए? क्या क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या ये एक जनरल ऑर्डर होना चाहिए? क्या यस, क्या ये एक जनरल ऑर्डर होना चाहिए? क्या मतलब, अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं ना, है ना, अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर इस वाली स्लाइड पे अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि यहां पर है मेल्टिंग पॉइंट और यहां पर है एटॉमिक नंबर, यस, तो मुझे ये जो ग्राफ है वो कैसा दिखना चाहिए? सर, ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि पहले इंक्रीज करना चाहिए और फिर डिक्रीज करना चाहिए। क्या आप लोग सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि ऐसा होना चाहिए? सर यस, ये ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। लेकिन खुद सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या हो, है ना, फिर तो बात ही क्या हो बेटा। एक छोटा सा एक्सेप्शन आएगा, यस वो आ गया है, यस वो आ गया है, और जो एक्सेप्शन है वो कुछ ऐसा होगा कि जो ग्राफ है बेटा ऐसा ना हो के ऐसा होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn जो है FeCO, NiCu, मतलब ये चलता रहेगा,
इस तरीके से। Mn जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Mn जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनली लो होता है। होना ये चाहिए था कि जो Mn है वो यहां कहीं आना चाहिए था। Mn का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो यहां कहीं होना चाहिए था, लेकिन Mn जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली कम होता है, एक्सेप्शनली कम होता है। यस, उसका रीजन समझा जा सकता है। रीजन ये समझा जा सकता है कि सर ये जो Mn है ये 4:3d5 कॉन्फ़िगरेशन में रहता है ना, और 3d5 है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता किसी को, अपने इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करवाना चाहता पार्टिसिपेट, बिकॉज ये हाफ फिल्ड है ना, ये अपनी मतलब जो स्टेबिलिटी है उसको लूज नहीं करना चाहता। सिंपल लॉजिक ये आप लोग दे सकते है ना, सिंपल लॉजिक आप ये दे सकते है ना। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इसका स्टेबल, लेकिन मैं आपको बताऊं मेल्टिंग पॉइंट और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे उसका स्ट्रेंथ, जो लैटिस बना है वो किस तरह का है, उसके लैटिस में कितनी दूरियां हैं, कितना लैटिस के अंदर स्पेस कम है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, आपको क्या लगता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, है ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिंक है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए 3D सीरीज में? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। वोलेटाइल मेटल इसीलिए तो कहते हैं हम लोग उसको, क्यों? क्योंकि जिंक के पास आप लोग चेक करो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है और बॉन्डिंग बहुत वीक है, इसी वजह से सर वो वोलेटाइल मेटल है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D 4D और 5D, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होता है, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा? अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं, है ना, अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं तो 3D सीरीज का एलिमेंट, 4D सीरीज का एलिमेंट और 5D सीरीज का एलिमेंट, कहां पर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये चीज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बता चुका हूं, ये चीज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बता चुका हूं। जल्दी से बताइए, यस, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि यह चीज आपको पता होगी पहले से। अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो जनरल ऑर्डर यही कहेगा कि 3D सीरीज एलिमेंट से ज्यादा 4D सीरीज एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट होगा और 4D से ज्यादा 5D सीरीज एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट होगा। रीजन आपके सामने है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, डी ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसी वजह से अगर मुझे 4D सीरीज के एलिमेंट्स बनाने हो, 4D सीरीज के एलिमेंट्स का अगर ग्राफ बनाना हो तो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल लगभग ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर Mn आ रहा है तो Mn का जो बड़ा भाई है वो TC है, यहां TC आएगा। ये सर ये 3D सीरीज होगी, यस, ये हमारी 4D सीरीज होगी, है ना, यहां पर CD आ रहा है ना, यहां पर जिंक आ रहा है, और ये हमारी कौन सी सीरीज थी, 3D सीरीज थी, यस, ये हमारा 3D सीरीज है। और अगर मुझे 5D सीरीज का सीरीज बनाना हो तो सर 5D सीरीज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, 5D में ऊपर जाइए और ऊपर से सीधा नीचे आइए। ये यहां Hg है और यहां पर हमारा टंगस्टन होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। बढ़िया चीज है ना, मेल्टिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। यस, इसमें TC एक्सेप्शन है। बताइए, जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको, इस चीज को याद रख पाओगे क्या आप लोग? क्या लगता है आपको कि इस चीज को याद रख पाओगे क्या आप लोग? यस, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा टंगस्टन होता है उसको कहां यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा है, बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं उसमें टंगस्टन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस, और सर जो टंगस्टन है बहुत लंबे, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। और आप लोग चेक कर सकते हो ना, जो बल्ब अगर काफी देर तक जलेगा तो उसका जो फिलामेंट है वो बहुत जबरदस्त गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल यूज किया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो खटाक से मेल्ट हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता किस केस में, इस केस में।
डन है? मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बोली जाती है ना, हमने ये कहा कि भाई साहब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है? तो मैंने कहा भाई इनमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो रीजन देखिए उसका। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट इसलिए कर पाते हैं, है ना, इसलिए कर पाते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है n-1d 1 से 10 ns 0 से 2। n-1d और nh के बीच ये जो एनर्जी का गैप है वो काफी कम होता है, और क्योंकि एनर्जी का गैप काफी कम है तो आउटर मोस्ट शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ साथ ये जो अंदर वाले शेल के n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जनरली ऐसा ही सुना है कि सिर्फ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने ऐसा ही सुना है ना कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में वैलेंस शेल के साथ साथ जो अंदर वाले शेल के n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं सर वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम है और इसकी वजह से बाहर वाले शेल और n-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा। यस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे हमारी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होगी। आपको बोलना पड़ेगा, ये बात सही है। यस, बहुत ही बढ़िया। तो जी ये जो सारी चीजें मैंने समझाई है आपको, अगर आप इनको अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हो, ये रहा, ये 2 पॉइंट है आपके सामने। मुझे बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और बोर्ड में जब आप लोग क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में हमें वो लिखना पड़ता है, मतलब कि हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है ना, कि ये ऐसा इसलिए हुआ। यस, ये ऐसा इसलिए हुआ। नोट करो बेटा। हाँ, हाँ जी, जो चीज मैंने बोली है, जो चीज मैंने लिखवाई है, तो समझाई है, एज इट इज वही चीज लिखी है ना, एज इट इज वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाई है ना। बेटा इसमें एक्सेप्शन क्यों नहीं होता, उसमें क्यों नहीं होता, उसका मैं जवाब पहले दे चुका हूं, है ना। एक बंदा ऐसा है जिसका समोसे खाने से पेट में दर्द होता है, दूसरे के नहीं होता। अब कल अगर तुम मुझे मेरे से बोलो कि भाई उसके पेट में दर्द है और उसमें क्यों नहीं है, तो उसका क्लियर जवाब मेरे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका इंटरनल जो शरीर की काम करने का तरीका वो दोनों का डिफरेंट है। तो एक चीज सबको एक तरीके से अफेक्ट नहीं करती, और यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती है ना। यस, डन है। आगे चले अगर आप लोग कहो तो, अरे बोलो, आगे चले अगर आप लोग कहो तो, जल्दी बताओ बेटा, क्या आगे चलना चाहिए क्या? अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं, पक्का? वेरी गुड। अब देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी मैंने आपसे कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो 3D 4D और 5D है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हो तो 3D 4D और 5D में 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूं सर, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। मेल्टिंग पॉइंट में 2 एक्सेप्शंस है। देखिए,
ये दो एक्सेप्शंस हैं, हालांकि पता नहीं मेंस में तो ये पूछे ना पूछे, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शंस जो हैं वो पता होने जरूरी है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। Zn, Cd और Hg में जो 3D सीरीज का एलिमेंट है जिंक, ये 4D है और ये 5D है। अगर आप लोग इसमें देखोगे ना ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर ये चलेगा। इसका रीजन भी है क्योंकि ये जो हमारा Hg है ना बेटा, ये Hg होता है लिक्विड फॉर्म में, और आप खुद सोचो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। लिक्विड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसमें जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी वो काफी वीक रही होगी। और दूसरी चीज, जो दूसरा एक्सेप्शन आता है वो यहां आता है, कॉपर 3D है, ये 5D है और ये 4D है। यस, अब देखो एक्सप्लेनेशन देने को बहुत सारे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। 5D साहब सबसे आगे क्यों नहीं हुआ, 3D सबसे आगे क्यों हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 5D के बाद 4D और 3D सबसे कम आना चाहिए था। रीजन ये दिया जा सकता है कि सर जो कॉपर है उसकी साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है। यस, इसकी साइज बहुत छोटी है, और बहुत छोटी साइज होने की वजह से इसमें मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, मैं ऐसा कह सकता हूं। छोटी साइज है, मेटल एटम जो है एक दूसरे के नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस मेटल कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत ज्यादा है। तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक्सेप्शन वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। हालांकि ये जो एक्सेप्शंस है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो इस वजह से इनके जेईई मेंस में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ना, क्योंकि जनरली मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमता है ना, उससे आगे वो आगे नहीं बढ़ता है ना, और एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इसके बाद मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, है ना, इसके बाद मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा बेटा एक बात बताइए जरा, ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या? अरे बेटा आपका ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस सर, हमने कक्षा 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था सर। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसको एटम में कन्वर्ट करना है, और एटम किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर मेरे पास O2 है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है 2O में, एटम्स में, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर मेरे पास मान लो एक मेटल है, सोडियम है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, सर ये तो पहले से ही एटम है। मैंने कहा बेटा इसको तुझे कन्वर्ट करना है गैस में, इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और सर इसको सब्लिमेशन भी बोला जा सकता है ना, इसको और क्या कहा जा सकता है? इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहा जा सकता है। तो हमारे ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कौन से स्टेट में होते हैं? जनरली अगर मैक्सिमम एलिमेंट्स की बात करूं तो सर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इनके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब है कि इनको सॉलिड से सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है? गैस में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या मैं इस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकता हूं? क्या बोलना पड़ेगा? क्या मैं इस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं इसको मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकता हूं? क्या कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे इसको मेल्टिंग पॉइंट से, अरे सर बिल्कुल कर सकते हो। जब सॉलिड से गैस में जाएगा तो सर मेल्ट भी तो होगा, और सॉलिड से लिक्विड, मैं ऐसा कह सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, कह सकता हूं मैं। और अभी हमने बात करी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है इसी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बहुत हाई होती है। अभी हमने ऑर्डर लिखा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका ऑर्डर होता है 3D, 4D और 5D। तो सर हमारा जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3D, 4D और 5D होना चाहिए। ये एक जनरल ऑर्डर है, इसमें हम लोगों ने एक्सेप्शंस वगैरह इंक्लूड नहीं किए हैं। यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बता बेटा, जो तेरा 3D सीरीज है, इन 3D सीरीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3D सीरीज में लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होगा, तो क्या बताओगे? कोई बता सकता है क्या?
3D सीरीज में लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा, जल्दी बताइए। 3D सीरीज में लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा, मान लिया कि बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी तो आएगा, है ना। हाँ, लोवेस्ट एंथैल्पी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? जिंक का होगा सर, है ना। लोवेस्ट किसका होगा? जिंक का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हालांकि इसमें जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम का नहीं ध्यान में रखना होता, इसमें मैक्सिमम जो होता है वो होता है वेनेडियम का, है ना, लेकिन वो नहीं ध्यान में रखना होता। हमारे लिए जो लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये मान ली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये मान ली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने एक चीज लिखी है कि द मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज, मतलब 4D और 5D सीरीज, हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। दिस इज बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। हैवी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमसे ये कहना चाहता है। यस, हो गया। चलो सर, आगे चलते हैं। हालांकि इसने बोल ही दिया, ये देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया कि द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। तो इसमें लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक का होगा। और जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की है वो लोवेस्ट होती है ना। जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होती है, क्यों, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर ये स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे रिप्लाई करके आओगे, है ना। जिंक की लोवेस्ट क्यों होती है? सर इसलिए होती है कि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत वीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सर वो काफी कम है, और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी काफी कम होगा, है ना। इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत ही वीक है। बस सिंपल लिख के आ सकते हो, क्या दिक्कत है ना। ये स्कूल एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आपके बन सकता है। यस, तो मैंने कोशिश करी है कि इसी में आपके जो स्कूल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द के क्वेश्चंस हैं, कहीं पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या फिर कोई टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं नोट यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ। फायदा ही होगा, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं होगा यार, है ना। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अगली प्रॉपर्टी पे ले चलता हूं, और अगली प्रॉपर्टी का नाम है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। और अगर आपको याद हो तो ये चीज आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एज इट इज पढ़ चुके हो। कक्षा 11 एटॉमिक रेडियस याद कीजिए, इन डी एंड एफ ब्लॉक, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद कीजिए। और ईमानदारी से बताओ, तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, कक्षा 11 में, है ना। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, ये सारी जो कहानी है ये क्या हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी है, कक्षा 11 में पढ़ी है क्या? क्या हमने ये सारी चीज कक्षा 11 में पढ़ी है क्या? यस, पढ़ा है ना। और मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को रिवाइज करके आ जाना। यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को रिवाइज करके आ जाना। मैं हर क्लास में तुमसे एक ही बात कहता हूं, और ये सारी चीज वहां पर पढ़ी है। आइडियली होना ये चाहिए कि मैं ये कह दूं कि भाई इसको एक बार रिवाइज करके आना, पढ़ के आना, है ना। और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो एक बार के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है ना, क्या हो क्या रहा है सर यहाँ, है ना। और आपको सारी चीज एकदम से याद आ जाएगी वापस, है ना। सारी चीज एकदम से याद आ जाएगी, है ना, जो मैं आपको भी बताऊंगा, है ना, कि हाँ यार ये वहां पढ़ा था, ये वहां पढ़ा था। आओ देखो, एक जनरल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, है ना, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, है ना। अगर एक जनरल ट्रेंड की बात की जाए इन अ सीरीज, है ना, इन अ पीरियड, अगर एक जनरल ट्रेंड की बात की जाए एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साहब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यस, और जो शेल होता है वो सेम रहता है,
और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल सेम है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई साहब जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज है वो डिक्रीज करनी चाहिए, है ना। जनरल ऑर्डर यही होता है ना। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, है ना। एक जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है। अब मैं 3D सीरीज में इसको लिख के बताने की कोशिश करता हूं, है ना। इसको हम लोग 3D सीरीज में समझने की कोशिश करते हैं। सर 3D सीरीज में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu और Zn। यस, ये एलिमेंट्स होते हैं। होना ये चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज है वो डिक्रीज करनी चाहिए थी। मुझे एक जनरल ट्रेंड लिख देना चाहिए था, है ना। मुझे जनरल ट्रेंड लिख देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है। जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं कि एक्चुअल ऑर्डर क्या है, और फिर इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेटा नहीं ध्यान रखना है, आपको एक जनरल ट्रेंड ध्यान में रखना है। और वो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जब मैं पहले लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो सर मेरी जो साइज है वो डिक्रीज करती है। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं Fe, Co, Ni, इनकी जो साइज है वो लगभग सेम रहती है। इनकी जो साइज है, साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। और यहां पर वापस जो साइज है वो इंक्रीज करने लगती है। यहां से यहां जाने पर साइज वापस बढ़ने लगती है। जो ट्रेंड है वो ये कहता है। जो मेरा ट्रेंड है वो मुझे ये कहता है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इसको समझाने की कोशिश करनी है। कोई मुझे समझा सकता है क्या कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई समझा सकता है ऐसा क्यों हुआ? सर पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद लगभग सेम रहेगा, और फिर उसके बाद साइज इंक्रीज करेगा। कोई समझा सकता है ऐसा? लेकिन यह समझने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि यह आपको पता होना जरूरी है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, और मेरे हिसाब से सब लोगों को पता ही है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है S इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D और फिर F, है ना। D इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर होता है, F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है ना। ये भी आप लोगों को पता है। ये किसका ऑर्डर है? ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। सर यहां पर देखिए, बच्चा ये पूछता है कि सर एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, शेल जो है वो सेम है, शेल सेम है, फिर भी साइज जो है वो यहां लगभग सेम कैसे रह गया और यहां साइज इंक्रीज क्यों कर गई? सर रीजन क्या है? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z बढ़ रहा है, और शेल भी सेम है, तो फिर साइज छोटी होनी चाहिए थी। सर यहाँ साइज बढ़ कैसे गई और सेम कैसे रहेगी? मैंने कहा बहुत आसान है भाई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, ये जो सारी कहानी है ना, वो कहां छुपी हुई है? वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छिपी हुई है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर जो स्कैंडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आपको D में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहां पर कितना है? D में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितना है? D में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3D1 है ना, ये है 3D1, 3D2, 3D3, ये है सर 3D5, है ना, ये भी है 3D5, ये है सर 3D6, ये है सर 3D7, ये है सर 3D8, ये है सर D10, 3D10, और ये भी है 3D10। आप एक चीज समझिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D, 1 से 10, 4s, 1 से 2। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है सर, Z तो बढ़ रहा है सर। ये Z इज इक्वल टू 21 है, ये Z इज इक्वल टू 22 है, Z इज इक्वल टू 23 है। सर सही बात है, Z बिल्कुल बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सर साथ साथ एक और चीज बढ़ रही है। क्या? सर अंदर वाले शेल में D इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। सर देखो, जो D इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो कौन से शेल में ऐड हो रहे हैं? सर N-1D में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। सर अंदर वाले शेल में, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं सर। सर यहां इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सर यहां D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है पुअर। बिल्कुल सही है। तो ये जो D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है, इसका इफेक्ट बहुत कम है। अंदर वाले, जनरली होता क्या है? जनरली होता ऐसा है कि अगर अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से जो साइज है वो बढ़नी चाहिए। जनरली होता ही है।
अंदर वाले शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगी। जनरल ऑर्डर ये होता है। लेकिन हो क्या रहा है, यहां अंदर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 5। अंदर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, और इन डी इलेक्ट्रॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का पावर काफी कम है। यस, तो यहां पर इनका बस नहीं चल रहा। यहां पर डोमिनेंट कौन है? न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है। न्यूक्लियर चार्ज कहता है रुको, मैं तुम्हारा जो इफेक्ट है उसको डिक्रीज कर रहा हूं। यहां ज्यादा इफेक्ट किसका है, यहां ज्यादा डोमिनेंस किसका है? न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा डोमिनेंस है। लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। अरे भैया, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो चुके हैं डी में, तो अब ये जो डी है ये भी धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाने लगेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन अब यहां सोचो 6, 7, 8 डी में 6, 7 काफी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन काफी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कलेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम है मान लिया, लेकिन इन काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कलेक्टिव रिपल्शन होगा वो इतना सफिशिएंट होगा कि साइज को डिक्रीज नहीं करने देगा, साइज को डिक्रीज नहीं करने देगा, वो साइज को लगभग सेम रखेगा। और अगर मैं इससे आगे चला जाऊं तो यहां डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो चुके हैं। यहां जो डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है सर, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में, और इस वजह से साइज बढ़ता है। ये वही बात होगी जैसे मान लो एक ताकतवर आदमी है ना, उसको ये छोटे छोटे छुटभइयों मेरी तरह बेचारे दुबले पतले कमजोर आदमियों से लड़ाओगे 2-3 से तो उनको निपटा देगा। लेकिन वहीं पर अगर ऐसे दुबले पतले मेरे जैसे 8-10 हो गए तो फिर भैया बड़े से बड़ा जो ताकतवर आदमी होगा उसको भी पटक लेंगे। समझ रहे हो? ये वही बात है। जब तक कम है नंबर में तब तक इनका इफेक्ट कम है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेंस रखेगा और साइज छोटी होगी। लेकिन अगर नंबर में बहुत ज्यादा हो गए तो फिर इनका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा उनसे। मेरी बात शायद आप लोग समझ चुके हो, बोलना पड़ेगा बेटा। और ये देखो, ये सारी चीज ना, मतलब मैं ये सारी चीज ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार करवा रहा हूं, है ना, ये सारी चीज मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। और लेकिन ठीक है, 11th क्लास की चीज थी, 12th में मैंने उसी तरीके से समझाया जिस तरीके से मैंने 11th क्लास में समझाया। लगभग उतना ही टाइम देके आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि डी एंड एफ लोग में आपको नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े से ठीक ठाक रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। 2 लेक्चर में नहीं काम चलता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था एक आधा लेक्चर अगर हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा तुम्हारे लिए काम काफी आसान हो जाएगा, है ना। क्लियर है? मैं आगे चल दूं? डन हो गया? यस, डन है क्या यहां तक? मैं आगे चल पड़ू अगर आप लोग कहो तो? यस, मैं आगे चल पड़ू अगर आप लोग कहो तो? पक्का? तो अगर मैं एक वो बनाऊं, है ना, अगर मान लो मैं एक ग्राफ वापस बनाने की कोशिश करूं, है ना, मैं ग्राफ वापस बनाने की कोशिश करूं, यहां पर रेडियस है ना, आप यहां साइज लिख सकते हो। यस, यहां पर साइज है और यहां एटॉमिक नंबर है। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा सर? जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा, यहां से स्टार्ट होएगा और साइज धीरे 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 फिर थोड़ी सेम और फिर वापस बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पर जो आएंगे वो कॉपर और जिंक आएंगे यहां पर, है ना। ये लगभग सिमिलर साइज वालों में FeCO Ni, है ना, ये आएंगे और फिर वापस साइज धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, है ना। ये हमारी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं 3D और 4D में से किसका साइज बड़ा होगा, एनी डे आप लोग बोलोगे सर 4D सीरीज एलिमेंट्स की साइज बड़ी होगी ना। तो 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके उनका जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा ना। 4D की जो साइज होगी सर लगभग उसमें भी पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा, बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा ये, है ना। ये हमारे जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज होगी। लेकिन, है ना, 3D और 4D में तो आपने बता दिया सर 3D से ज्यादा होगा 4D। लेकिन सर 4D और 5D में से साइज का ऑर्डर क्या होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि 4D और 5D में साइज का ऑर्डर क्या होगा? क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि 4D और 5D में साइज का ऑर्डर क्या होगा? है जी, कोई भी बच्चा बता सके? कोई बता सके? हाँ, इनकी जो साइज है सर वो लगभग सेम हो जाती है, लगभग सेम होती है सर। और आप लोगों ने अगर ग्राफ देखा है तो जो 5D वाला ग्राफ होता है वो लगभग इसके बराबर चलता है।
वो लगभग इसके बराबर चलता है। ये है 5D सीरीज एलिमेंट्स। मुझे कोई रीजन बताएगा क्या? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन क्या है? सर रीजन बहुत साफ है। 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले किस में फिल होता है? 4f में फिल होता है, और 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो 5D वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने से मना कर देते हैं। और सोचो 14 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सर जो साइज आप सोच रहे थे बढ़ेगी वो बढ़ेगी नहीं, लगभग सेम रह जाती है। इसको आप लोग बोलोगे रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ, yes, poor shielding of 4f electrons, poor shielding of 4f electrons, and this is called as lengthenoid contraction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है lengthenoid contraction, है ना, और इसकी वजह से प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर जनरली फुलफिल होता है ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक, है ना। 4 से 12 तक ये ऑर्डर फुलफिल होता है। अगर मैं मान लो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की बात करूं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स, उसमें ये ऑर्डर इंक्लूड नहीं होता। ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जैसे मान लीजिए स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम के बाद कौन आता है? इट्रियम आता है, और यहां कौन आएगा? लेंथेनम, और यहां कौन आएगा? एक्टिनियम। सर इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता। यहां पर अगर आप लोग डाउन द ग्रुप जाओगे तो सर साइज बढ़ेगा। ये लीजिए साहब, यहां पर बढ़ेगा साइज। ये 3D सीरीज एलिमेंट्स है, ये 4D है, ये 5D है, और ये 6D है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर फिर भी आपसे कोई ये पूछे, है ना, फिर भी आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताइए 4D और 5D में से साइज किसका, आप बोलोगे लगभग बराबर होगा। लेकिन ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं इनमें साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी। यहां कोई ऑर्डर में एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है ना। और क्योंकि यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, सिंपल कहानी। यस, समझ गए ना आप लोग? तो अब जो चीजें मैंने समझाई है ना, एज इट इज वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देख लीजिए, है ना, ये यहां पर लिखा है। जो मैंने बोला है एज इट इज वही चीज यहां पर लिखी हुई है। आप लोग बड़े आराम से इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, है ना। और देखो ये आपने लिखा है ना कि 4D और 5D की जो साइज है लगभग बराबर होती है। अगर तुमसे कोई पूछे रेडियस ऑफ जिरकोनियम और रेडियस ऑफ हॉफनियम किसका साइज, एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा, आप बोलोगे सर इनकी साइज लगभग बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो ZR है सर, यारी जरा निभा, सर ये होता है 4D सीरीज का, और ला हफ्ता ये होता है 5D सीरीज का। 4D और 5D की साइज जो होती है वो लगभग सेम होती है। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, साइज लगभग सेम होती है। ये क्वेश्चन कितनी ही बार जेई ने पूछ लिया है, कितनी ही बार जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया। यस, खूब बार ये जो क्वेश्चन है वो जेई ने पूछ लिया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। जो चीजें मैंने बोली है बेटा, एज इट इज वही चीज लिखी है। देखो, द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ गिवन सीरीज। द रेडियस ऑफ 5D series are virtually the same as those of the corresponding members of the second series। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी यहां पर लिखा गया है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ये रीजन, और इसकी वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम की जो साइज है वो लगभग सिमिलर होती है। साइज लगभग सिमिलर है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी लगभग सिमिलर होती है। जो मैंने बोला है एज इट इज वही चीज लिखी है ना। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन भी आया कि जो एजी की साइज है वो लगभग किसके सिमिलर है। मैं आपको बोल दूं, जो एजी है आपको पता है कॉपर के नीचे एजी आता है, एजी के नीचे एयू आता है। सर जो कॉपर है वो 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और सर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो सर सिंपल जो एयू है उसकी साइज लगभग सेम होगी किसके, एजी। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो बस बेटा मैं आज के लिए इतना ही करूंगा, है ना, मैं आज के लिए इतना ही करूंगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा जो आपसे एक चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग इसको पढ़ के आए, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। ये आपका होमवर्क है बेटा, क्योंकि मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जितने बच्चे मेरे से पढ़े यार, जो मेरे से नहीं पढ़े, किसी से भी पढ़े हों भले, उन सारे बच्चों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी होगी। मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि घर पे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये एक बार जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में हालांकि मैं इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चीजें पहले से पता होंगी तो आपके लिए आसान रहेगा ना, मेरे लिए भी आसान रहेगा, चीज फटाफट हो जाएगी और सिलेबस थोड़ा तेजी से दौड़ पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही है बेटा। होमवर्क आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, है ना, आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। आपको बस रिवीजन करना है बढ़िया से,
है ना, और जो क्लास में दिया है वो करना है ना। फर्स्ट क्लास थी, इस वजह से मैंने डीपीपी नहीं दिया है, पता नहीं कितना कवर होता है ना, कितना नहीं होता, तो आप बस इतना कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में आपको डीपीपी मिल जाएगा ना, कल वाली क्लास में आपको डीपीपी दे देंगे। मुझे पता है आपकी मैथ्स की क्लास है और वो रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरी लाइव क्लास है बेटा, है ना। हाँ, मेरी लाइव क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा, है ना। अर्जुना में आपके जो छोटे भाई बहन है ना, अर्जुना वाले, उसमें क्लास है, उनको आज रेडॉक्स स्टार्ट करवाना है ना, उनको रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डी एंड एफ लोग एलिमेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग लेकिन हमेशा उन बच्चों के लिए रहता है जो चीज़ों को पढ़ के आते हैं, रिवाइज करके आते हैं, पिछली क्लास में जो पढ़ाया नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को तभी वो रिलेट कर पाते हैं ना, और तभी वो यहाँ आके फिर कंपैरिजन नहीं करते कि आपसे समझ में नहीं आता, उससे समझ में आता है, उससे समझ में आता, आप ऐसे नहीं पढ़ाते, वो वैसे नहीं पढ़ाते। अब बेटा अगर पढ़ के आओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नहीं पढ़ के आओगे तो यार मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और वो सबको चीज़ें समझ में आ सके। आप ही की क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत शानदार रैंक निकालेंगे, आप ही की क्लास में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छे परसेंटेज नहीं बन पाएंगे, है ना। एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं दोनों ही बच्चे, समझो आप इस बात को, है ना। आपके स्कूल में भी आप लोग देख सकते हो, एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हम ये बोल देंगे साहब मास्टर से समझ में नहीं आ रहा हमें, वही तो मास्टर है जो सबको पढ़ा रहा है। तो बहाने हमारे पास खूब सारे हैं, तो उन बहानों को छोड़ो, है ना। बहाने बनाते बनाते हमें लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो अब इनको छोड़ो, आलस त्यागो और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, है ना, जिससे फायदा हो जाएगा आप लोगों को। बाकी दोष देना किसी को, वो तो चलता ही रहेगा हमें हमेशा जीवन भर, कब तक दोगे। यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा, टीचर दोषी, सिलेक्शन नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट दोषी, इंस्टीट्यूट को दोष दे दोगे कि वहाँ तो ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, फिर उसके बाद कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर बोलोगे कि कॉलेज खराब था, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, फिर उसकी किसको ब्लेम करोगे। जब आप अपनी डेली लाइफ में जब आपको जॉब की ज़रूरत होगी, घर वाले आपको बोलेंगे भैया आप तो नौकरी कर, अब तो पैसा कमा के दे घर पे, है ना, हमने बहुत बड़ा खर्च उठा लिया, फिर उस दिन क्या करोगे आप, है ना। फिर उस दिन किसको दोष देने जाओगे, कोई नहीं सुनेगा उस दिन। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा बचाने की बजाय आप सिचुएशन को फेस करो, और फेस करके आप देखो कि मेरे में कहाँ कमी है और मैं वहां से कहाँ से बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि भागना आसान है, लेकिन भाग नहीं पाओगे जीवन में, हमेशा कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और जब ये हमारी आदत नहीं होती ना फेस करने की, दूसरों पे डालने की होती है ना, तो फिर हमें मुश्किल होती है आगे, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।